कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आरोही अपने ऑफिस में बैठे हुए लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज के नोटिफिकेशन आया। आरोही ने पहले तो मैसेज को इग्नोर किया, पर एक के बाद एक नए मैसेज के नोटिफिकेशन आने लगे। तब आरोही ने ना चाहते हुए भी अपने लैपटॉप पर कर रहे काम को बंद कर और लैपटॉप को साइड में रखकर अपने मोबाइल को चेक करने लगी। मोबाइल पर आ रहे मैसेज को देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए और वापस से उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। आरोही मुस्कुराते हुए बोली, दिस इज़ नॉट बैड लिटिल सिस्टर, बट अब इसका कोई मतलब नहीं है। तुम अपने चूजे को अपने पास रख सकती हो। और मुस्कुराते हुए कुछ सोचकर मायरा को मैसेज सेंड की। दूसरी तरफ मायरा अभी भी होटल रूम में बैठी हुई थी और मुस्कुराते हुए बाइन का सिप ले रही थी। वहीं बाइन का सिप लेते हुए कुछ खतरनाक सोचे जा रही थी। कुछ सेकंड बाद उसका मोबाइल बजा, जो मैसेज नोटिफिकेशन था। उसने मैसेज को चेक किया और वापस से मुस्कुराने लगी। उसने कहा, मुझे पता था तुम्हारा यही जवाब होगा आरोही। आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आरोही शाम के 4 बजे अपने ऑफिस से निकली। उसने दक्ष को कॉल करके कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो अभी भी दक्ष से नाराज़ थी। पहले तो आरोही इसलिए नाराज़ थी कि उसने पहले रसोई में बने उसके ब्रेकफास्ट की तारीफ नहीं की और ना ही कोई नेक दिया हो। और अब दिन भर दक्ष ने एक बार भी उसे कॉल या मैसेज नहीं किया। ये देखकर आरोही को दक्ष पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दक्ष अपने ऑफिस में इतना बिजी था कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि वो आरोही को कॉल कर सके। लेकिन दक्ष की पूरी नज़र आरोही पर ही थी। इसके बारे में आरोही को कुछ भी नहीं पता था। भले ही दक्ष उससे दूर था, पर उसने आरोही पर पूरी तरीके से अपनी नज़र टिकाए हुए था, क्योंकि वो आरोही को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी गैर मौजूदगी में आरोही को किसी भी तरह का खतरा ना हो। शाम 4 बजे हाइड्रो कैफे, काल्पनिक नाम की प्राइवेट रूम में मायरा अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बड़े ही स्टाइल के साथ किसी का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद एक लड़की रूम का डोर ओपन करते हुए सीधे रूम में एंटर की। वो लड़की कोई और नहीं, आरोही थी। मायरा आरोही को देखते हुए तिरछी मुस्कान के साथ बोली, वेलकम माय डियर सिस्टर, कम एंड सिट। आरोही बिना कुछ बोले चेयर पर जाकर बैठ गई। वो अभी भी बिल्कुल शांत थी। वहीं मायरा आरोही की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोली, बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बड़ी दीदी से कुछ बातें कर लूं। आरोही अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, बस मायरा की बातें सुनी जा रही थी और उसके चेहरे की तरफ देखी जा रही थी। ये देखकर मायरा को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर बोली, जैसा कि मैंने तुम्हें फोटोज भेजा होगा तो तुम्हें पता चल गया होगा दीदी कि मैं और करण एक दूसरे के कितने क्लोज हैं। असल में मायरा ने जो फोटो आरोही को भेजी थी, उन फोटोज में वो और करण काफ़ी इंटीमेट पोज में थे। उसने ये सब फोटोज आरोही को जलाने के लिए भेजा था और ये जताने के लिए भेजा था कि करण आरोही का नहीं, सिर्फ मायरा का है। वहीं आरोही अब भी चुप थी। वो अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके चेहरे को एकटक देखे जा रही थी। वहीं मायरा, जो अपने घमंड में इतनी चूर थी कि मुस्कुराते हुए बोली, आई नो, आप इसलिए चुप हो ना क्योंकि आपको अंदर ही अंदर बहुत दर्द हो रहा होगा ना, तकलीफ हो रही होगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, किस्मत किस्मत की बात होती है। मेरी किस्मत में शायद सब खुशी था और आपकी किस्मत में यही सब लिखा था। आपकी किस्मत में सब कुछ खोना है और मेरी किस्मत में सब कुछ पाना। उसे तो कोई नहीं बदल सकता, है ना दीदी। अब आप मानो या ना मानो, मैं और करण एक दूसरे के हैं और मैं अब आपसे यही कहूँगी कि आप मेरे और करण की लाइफ से दूर चले जाओ। आरोही जो कब से चुपचाप उसकी बातें सुनी जा रही थी, वो मुस्कुराते हुए टेबल पर रखे पानी को उठाकर पीते हुए बोली, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं उससे दूर हो जाऊं? और अगर मैं ना मानूं तुम्हारी बात तो तुम क्या करोगी? ये सुनते ही मायरा को गुस्सा आ गया। वो टेबल पर हाथ पटकते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती? जरा से भी नहीं लगता कि आपका होने वाला मंगेतर मेरे साथ रातें बिताता है?
ये सुनते ही आरोही फिर से एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, सर, और मुझे आनी चाहिए या तुम्हें, कि अपने ही बड़ी बहन के होने वाले पति के साथ रंगरेलियां मना रही हो? ये तो तुम भी समझ सकती हो लिटिल सिस्टर। मायरा को आरोही का ये बोलना चुप किया। वो गुस्से से आरोही की तरफ बढ़ी। तभी आरोही ने कहा, सोचना भी मत, वरना मुझे ये फ़ोटो लीक करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। जो फ़ोटोज़ भेजकर तुम नुमाइश कर रही थी, इससे तुमने अपना ही नुकसान कर लिया है। इस तरह से लोग तुम्हारे बारे में ही उल्टा सीधा बोलेंगे। और तुम्हें पता ही है, एक इंसान के साथ बिना शादी के रिलेशन बनाने वाली औरतों को लोग क्या कहते हैं? ये कहकर आरोही अपनी एक आई ब्लिंक करती है। कुछ देर बाद आरोही मायरा की तरफ देखकर फिर बोली, और अगर तुम नहीं भी जानती हो तो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ, ऐसी औरतों को रखेल कहा जाता है, समझी मेरी लिटिल सिस्टर? ये कहकर आरोही मायरा के गालों पर थपथपाती है। अब तो मायरा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। वो गुस्से में उठी और एक थप्पड़ खींचकर आरोही के गालों पर मारने वाली थी कि तभी आरोही उसके हाथ को कसकर पकड़कर पीछे मोड़ते हुए बोली, मैंने कहा ना, सोचना भी मत, वरना वो हाल करूँगी कि ज़िंदगी भर मेरे सामने आने से 1000 बार सोचोगी। ये सुनते ही मायरा बोली, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो आरोही। आरोही मुस्कुराते बोली, मैं अब कुछ भी करने से पहले अच्छा बुरा नहीं सोचती। वो समय गया जब आरोही ये सब सोचती थी। अब ये जो आरोही तुम्हारे सामने खड़ी है, वो बिल्कुल चेंज हो गई है। लिटिल सिस्टर, ओके बाय, हमारी मीटिंग ओवर हो गई। ये कहकर तुरंत आरोही चेयर से उठी और बाहर जाने लगी। तभी मायरा के कहे गए शब्दों को सुनकर आरोही अपनी जगह पर ही रुक गई। दूसरी तरफ करण ऑफिस में बैठा जल्दी जल्दी अपने सारे काम को निपटा रहा था। उसने सारी प्लानिंग कर दी थी। उसने अपने असिस्टेंट से कह दिया था कि कल वो कोर्ट में उसकी शादी की सारी तैयारियां कर ले, ताकि कोर्ट पहुंचते ही बिना वक्त गंवाए जल्दी ही उन दोनों की शादी हो जाए। वहीं उसका असिस्टेंट भी अपने बॉस की बात सुनकर तुरंत वहां से चला गया। करण अपनी चेयर की सीट पर पीछे की तरफ करके सिर टिकाए हुए मुस्कुराकर बोला, बस एक रात और, उसके बाद कल से तो तुम मेरी बाहों में होगी। आरोही, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पैसे ही नहीं, तुम्हें भी अपना बनाने का जुनून है मेरे अंदर। तुम्हारे साथ खेलने और बेड पर ले जाने के लिए बहुत तड़पा हूँ, अब और नहीं। कल की रात हम दोनों की होगी, उसके बाद तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। तुम सिर्फ और सिर्फ करण की चाल में फंस चुकी हो। आरोही, अब तुम्हारा क्या होगा? ये कहकर तेज तेज हंसने लगा। वहीं दक्ष के ऑफिस में करीब 4 घंटे की मीटिंग कंप्लीट कर दक्ष अपने केबिन में आकर बैठा हुआ था। तभी उसने लैपटॉप ऑन करके जैसे ही कुछ करने लगा, उसकी आंखें लैपटॉप पर दिख रहे सीन को देखकर गुस्से से लाल हो गई। उसकी नज़र एकटक लैपटॉप पर चल रही थी, दृश्य में घुसी हुई थी। धीरे धीरे उसकी नीली आंखें सुर्ख होने लगी और काला पड़ने लगा। उसकी केबिन का टेम्परेचर डाउन होने लगा। वहीं उसके सामने खड़ा इंसान थर थर कांपने लगा और मन ही मन बोला, अचानक इस राक्षस को किसने जगा दिया? दक्ष गुस्से से अपने सीट पर से उठा और तुरंत असिस्टेंट को ऑर्डर देते हुए बोला, जाओ, जाकर गाड़ी निकालो। ये कहकर ऑफिस से तुरंत वहां से बाहर चला गया। कुछ देर बाद आरोही बिना किसी भाव के कैफे से बाहर आती है। वहीं कैफे के सामने तुरंत ही एक कार आकर रुकती है। उस कार को अपने सामने देखते ही आरोही एक पल के लिए सन्न रह जाती है। तभी उस कार का विंडो नीचे होता है। आरोही की नज़रें ड्राइविंग सीट पर बैठे दक्ष पर जाती है। दक्ष, जो कि बिना किसी भाव के सामने की तरफ देख रहा था, वो सामने की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, कम एंड सिट। आरोही भी बिना कुछ बोले चुपचाप ड्राइविंग सीट के बगल में जाकर बैठ जाती है। जैसे ही आरोही बैठती है, दक्ष तुरंत ही अपनी कार को फुल स्पीड में आगे बढ़ा देता है। दोनों के बीच में बिल्कुल भी शांति रहती है। कार में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। ना ही आरोही कुछ बोल रही थी, ना ही दक्ष कुछ बोल रहा था। दोनों ही शांत थे और एक दूसरे के बोलने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद आरोही जैसे ही अपनी नज़रें उठाकर दक्ष की तरफ देखती है, तब वो कुछ बोलना चाहती है, पर कुछ सोचकर बोल नहीं पाती, क्योंकि दक्ष के चेहरे पर इस वक्त बहुत ही खतरनाक एक्सप्रेशन था। दक्ष अपनी कार को फुल स्पीड में बढ़ाया जा रहा था। ये देखकर आरोही को डर भी लग रहा था, पर वो ये भी सोच रही थी कि आखिर दक्ष को यहाँ के बारे में कैसे पता चला। उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ और वो मुझे यहाँ लेने के लिए आ गया। वो समझ जाती है कि जरूर दक्ष ने उसके पीछे किसी जासूस को लगाया है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती है। वो विंडो के बाहर की तरफ देखती रहती है।
वहीं दच मन ही मन में गुस्सा हो रहा था कि आरोही इतनी देर से चुपचाप बैठी हुई है और कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। वो समझ रहा था कि आरोही को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन फिर भी आरोही चुपचाप है, कुछ बोल क्यों नहीं रही है, वो एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रही है। उसे मन ही मन आरोही पर और गुस्सा आ रहा था और गुस्से में अपनी कार की स्पीड को बढ़ाया जा रहा था। करीब 15 मिनट बाद डच एक बंगले के सामने कार को रोकता है। आरोही कार रुकते ही सामने की तरफ देखती है तो वो बंगला और बंगले से अलग था। उस बंगले को देखकर ना जाने क्यों आरोही को कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी, क्योंकि उस बंगले में तो वो पहले कभी नहीं आई थी। दच ड्राइविंग सीट का डोर ओपन कर बाहर आता है और आरोही की तरफ बिना देखे कोल्ड वॉइस में बोला, बाहर आओ। ये कहते हुए वो अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए बंगले के अंदर चला जाता है। आरोही भी बिना कुछ बोले चुपचाप कार का डोर ओपन कर बाहर आती है और दच के पीछे पीछे चली जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों बंगले के अंदर होते हैं और सोफे पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। अभी भी दोनों चुप थे, कोई कुछ नहीं बोला था। दच चुपचाप अपने पैंट के पॉकेट से एक सिगरेट निकालता है और उसे जलाकर लंबे लंबे कस लेने लगता है। ये देखकर आरोही को बहुत ही बुरा लगता है। वो सोफे से उठती है और दच के पास जाकर उसके मुंह से सिगरेट निकालकर फेंक देती है। आरोही के ऐसा करते ही दच तुरंत उसके हाथों को कसकर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे आरोही एक झटके में दच की गोद में जा गिरती है। दच आरोही की कमर के चारों तरफ अपनी बाहें लपेटे हुए गुस्से से बोला, व्हाट हैपेंड वाइफी? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए? आरोही मुंह फुलाकर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है और कुछ नहीं बोलती है। ये देख कर दच खुद के गुस्से को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेता है और फिर दच आरोही के गालों की तरफ अपने होठों को बढ़ाकर उस पर रब करते हुए बोला, से समथिंग वाइफी। यह आवाज़ दच की बहुत ही कोल्ड और सर्द भरी थी, जिससे आरोही साफ समझ पा रही थी। आरोही दच की बात सुन कुछ कहती, जिससे सुनकर दच एकदम से चौंक जाता है। आरोही दच के खुद के प्रति गुस्से को देख अपने गुस्से को इग्नोर कर दच से सब कुछ बताने लगती है। दच जैसे जैसे आरोही की बातें सुन रहा था, उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे और आरोही की कमर पर उसकी पकड़ भी कसती जा रही थी। कुछ देर बाद आरोही दच को सब कुछ बता देती है तो दच आरोही से अपनी सर्द आवाज में कहता है, क्या तुम सच में उससे शादी करने वाली हो? आरोही तुरंत अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोलती है, नो, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस इंसान से कैसे शादी कर सकती हूँ जो कि मेरी ही बहन के साथ रिलेशन में है और इसके साथ ही साथ उसके पेट में उस इंसान का बच्चा भी है। इतनी बड़ी बात सुनकर भी दच के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं बदलते हैं। वो उसी तरह बिना किसी भाव के आरोही की तरफ देखता रहता है। फिर धीरे से कुछ सोचकर आरोही के कानों में बोला, तो तुमने क्या सोचा है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अपनी बहन को टक्कर देनी चाहिए? दच की ये बात सुनते ही आरोही कंफ्यूज भरी नजरों से दच की तरफ देखती है, जैसे मानो कह रही हो कि तुम कहना क्या चाहते हो। दच आरोही की नजरों को समझकर मुस्कुराकर बोलता है, यू आर सो इनोसेंट वाइफी। ये कहकर वो उसे अपनी गोद में उठाते हुए रूम की तरफ जाने लगता है। आरोही दच को खुद को जैसे ही रूम की तरफ ले जाते हुए देखती है तो वो गुस्से से अपने हाथ पैर चलाकर खुद को छुड़ाते हुए बोलती है, यू रास्कल, मुझे नीचे उतारो। आखिर तुम चाहते क्या हो? दच मुस्कुराते बोला, अभी तो मैं फिलहाल तुम्हारे साथ बात लेना चाहता हूँ। ये सुनते ही आरोही कहती, शायद तुम भूल रहे हो, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। दच धीरे से आरोही को वॉशरूम के डोर के पास ले जाता है और आराम से उसे अपनी गोद से नीचे उतारकर आरोही से कहता है, अगर हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है तो हो जाएगा। व्हाट यू थिंक वाइफी? आरोही शर्म से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। ये देखकर दच हल्का मुस्कुराता है और उसके होठों पर एक किस करते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए वॉशरूम के अंदर चला जाता है। आरोही दच को इस तरह वॉशरूम के अंदर जाते देख मुस्कुराती है और वो भी दूसरे वॉशरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। वहीं मायरा अभी भी उसी कैफे में बैठी हुई किसी गहरी सोच में थी। वो सोचने लगती है कि मैंने इतनी बड़ी बात अपनी बहन को बताई, पर उस आरोही के चेहरे पे कोई भाव नहीं बदला। उसने तो सोचा था कि जब वो ये सब बात बताएगी तो गुस्से से लाल होकर जरूर उसके साथ कुछ गलत कर जाएगी, लेकिन आरोही तो बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो बहुत देर तक उसी तरह सोचती रहती है। तभी अचानक
फ़ोन की घंटी बजने से वो अपनी सोच से बाहर आती है। वो फ़ोन उठाकर देखती है तो उस पर करण का नाम फ्लैश हो रहा था। हल्की मुस्कान के साथ कॉल पिक करती है तो दूसरी तरफ से करण बहुत ही रोमांटिक अंदाज में बोलता है, मुझे ही मिस कर रही थी ना जाने मन। मायरा ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, और किसको मिस करूंगी, तुम ही तो हो मेरी लाइफ में। ये सुनते ही करण के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो बोलता है, तो क्यों ना हम दोनों को मिलकर एक दूसरे की दूरी को पूरा करना चाहिए, अब इस दूरी को ख़त्म कर देना चाहिए। ये सुनते ही मायरा मुस्कुराती हुई बोली, व्हाई नॉट, मैं भी तो यही चाहती हूँ, और इसी के साथ मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहती हूँ। करण मुस्कुराते हुए पूछता है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मुझे बताना चाहती हो जाने मन। मायरा तब कहती है, हैव पैसेज डियर, बहुत ही जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। करण मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तो जल्दी से तुम ऑफिस आ जाओ, हम दोनों यहीं से चलेंगे। मायरा भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिरा हिलाती है और आने के लिए बोलती है। इस पर दोनों ही एक दूसरे को फ़ोन पर ही किस करके कॉल कट कर देते हैं। मायरा अपना बैग उठाती है और मुस्कुराती हुई कमर लचकाते हुए कैफ़े से बाहर आ जाती है और अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में मायरा करण के ऑफिस में कुछ ही मिनट में होती है। वो करण के केबिन में सीधे चली जाती है। करण मायरा को देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाता है और अपने केबिन का डोर लॉक कर उसे अपनी गोद में उठाकर केबिन में बने रूम में लेकर जाता है। कुछ ही देर में रूम के अंदर से मायरा की सिसकियों और आहों की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिससे साफ पता चलता है कि उन दोनों के बीच क्या हो रहा है। करीब 2 घंटे बाद मायरा और करण दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। मायरा करण की तरफ देखते हुए बोली, बेबी, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। ये सुनते ही करण तिरछी नज़र से मायरा की तरफ देखता है, मानो पूछ रहा हो ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ है। मायरा मुस्कुराती बोली, तुम पापा बनने वाले हो करण। ये सुनते ही करण एक पल के लिए हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि ऐसा कभी ना हो, ये कैसे हो सकता है। लेकिन वो अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए मायरा की तरफ देखता है, जिसे मायरा बोलती है, क्या तुम खुश नहीं हो ये सुनकर कि तुम पापा बनने वाले हो। तभी करण कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर मायरा बहुत खुश हो जाती है। आखिर करण ने ऐसा क्या कहा। तब करण ने मुस्कुराते हुए मायरा को अपनी बाहों में भरकर बोला, आई एम सो हैप्पी बेबी, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ। बस अब और वेट नहीं कर सकता मैं, हम कल ही एक दूसरे से शादी कर लेंगे। आर यू रेडी फॉर मेरी विथ मी। ये सुनते ही मायरा की आंखें खुशी से चमक उठी और वो खुशी से झट से करण के गले लग गई। करण ने भी उसे कसकर पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया, पर करण के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। ना जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो सिर्फ करण ही जानता था। वहीं आरोही और दच दोनों एक दूसरे की बाहों में आराम से सो रहे थे, इस बात से अनजान कि कल की सुबह कुछ नया होने वाला है। अगली सुबह आरोही की जब नींद खुली तो उसने अपने बगल में देखा तो दच वहां पर नहीं था। बस समझ गई कि दच पहले ही उठ गया है और वो धीरे से मुस्कुराते हुए उठी और सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद आरोही सावन लेकर बाहर आई। उस समय दच भी रूम में आ गया था। दच इस वक्त पूरे पसीने से लथपथ था। वो जिम से वर्कआउट करके आया था, जिस कारण उसके पूरे शरीर पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वो एक सिंपल से ट्राउज़र में था और अपर बॉडी उसकी नेक्ड थी, जिस कारण उसके बॉडी पर पसीना मोती की तरह चमक रहा था। ना चाहते हुए भी आरोही की नज़रें दच पर ही ठहर गईं। उसके 8 पैक्स एब्स आरोही को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। आरोही को खुद की तरफ देखता पाकर दक्ष के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो धीरे से चलते हुए आरोही के पास गया और उसके कानों में बोला, मैं तुम्हारा ही हूँ वाइफी, तुम जब तक चाहो मुझे जी भर कर देख सकती हो और चाहो तो मुझे छूकर भी फील कर सकती हो। दक्ष की ये बात सुनते ही आरोही जल्दी से हड़बड़ा गई और तुरंत दक्ष को खुद से दूर कर क्लोजेट की तरफ चली गई। आरोही को इस तरह हड़बड़ा कर जाते देख दच मुस्कुराते हुए सीधे वॉशरूम में सावन लेने चला गया। करीब 1 घंटे बाद दोनों तैयार होकर अपने रूम से सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल में आए और डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करते ही ऑफिस के लिए निकल गए। जैसे ही दोनों ऑफिस के लिए कार में बैठे और दच ने कार स्टार्ट किया, उसी समय अचानक आरोही का मोबाइल बज उठा। दच, जो कि इस वक्त आरोही को अपनी बाहों में भरा हुआ था, आरोही के मोबाइल बजने से वो गुस्से में घूरकर मोबाइल की तरफ देखने लगा। आरोही ने भी तुरंत अपने मोबाइल को चेक किया तो उस पर
करण का नाम फ्लैश कर रहा था। ये देखकर दच की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। आरोही समझ गई कि दच को करण का कॉल करना अच्छा नहीं लग रहा है, पर उसने ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए तुरंत करण की कॉल पिक किया और उसे स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से करण ने आरोही से कहा, आरोही बेबी, सॉरी, आज हम शादी नहीं कर सकते। वो क्या है कि मेरे ऑफिस में आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, क्यों ना हम शादी कुछ दिन बाद करें। आई थिंक तुम बुरा तो नहीं मानोगी, मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करोगी। आरोही करण की बात सुन कुछ नहीं बोली, वो बस हूँ में जवाब दी। दूसरी तरफ से करण आरोही के शांत जवाब को सुनकर समझ गया कि आरोही नाराज है। वो उसे मनाने के लिए बोला, प्लीज़ बेबी, यू नो हाउ मच आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, पर क्या करूँ, अगर मैं इस मीटिंग को अटेंड नहीं करता तो डैड मुझे नहीं छोड़ेंगे। करण आगे कहता है, मुझे इस मीटिंग के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना होगा और हो सके तो मुझे 1 हफ्ते लग जाएगा। आफ्टर 1 वीक मैं जैसे ही यहाँ आऊँगा मैं जल्दी तुमसे शादी कर लूँगा। आरोही ने उसकी बात सुनकर बोली, ओके कोई बात नहीं, तुम जाकर अपनी मीटिंग अटेंड करो। ये सुनते ही करण मुस्कुराते हुए बोला, आई नो वेरी वेल, तुम मुझे समझोगी। आई लव यू सो मच बेबी। ये कहकर करण ने मोबाइल पर ही एक किस किया और इधर आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया, तुरंत कॉल कट कर दी। दच जो कि आरोही के पास ही बैठा था, मोबाइल स्पीकर पर होने के कारण उसने सारी बातें सुन ली थी। जब जब करण आरोही को आई लव यू बोल रहा था, दच को वो सब सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। ना चाहते हुए भी दच आरोही की तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि अभी वो बहुत गुस्से में था और वो नहीं चाहता था कि अपने गुस्से को आरोही पर निकाले। आरोही दच की सिचुएशन को समझ गई थी और वो अपने मोबाइल को साइड में रखकर धीरे से दच के पास गई और तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया। फिर प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए कहा, हबी, आर यू एंग्री विथ मी। ये सुनते ही दच ने हल्का मुस्कुराकर आरोही की तरफ देखते हुए बोला, नो आई एम नॉट। ये कहकर दच तुरंत कसकर आरोही को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। दच के अचानक से ऐसा करने से आरोही हैरान रह गई। दूसरी तरफ मायरा और करण दोनों ही कोर्ट में शादी करने के लिए तैयार हो रहे थे। मायरा आज बहुत ही एक्साइटेड थी, क्योंकि आज उसके मन की मुराद पूरी होने वाली थी। आज वो करण को अपना बनाने वाली थी और इस तरह से वो आरोही को हराना चाहती थी। वो मन ही मन खुश हो रही थी कि आज वो आरोही को पूरी तरह से हरा देगी और उसे अपनी खुशी में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। उसे कुछ कमी महसूस हो रही थी। वो चाहती थी कि उसकी शादी होते हुए आरोही भी देखे, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने आरोही को टूटते हुए देखना चाहती थी। कुछ सोचकर उसने आरोही को एक मैसेज किया। आरोही को मैसेज करने के बाद मायरा के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, कम सून माय डियर सिस्टर, आफ्टर ऑल तुम्हें टूटते हुए देखने का मेरा सपना जो पूरा होने वाला है। ये कहकर वो आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों को बनाने लगी। अरे कोई इस बेवकूफ़ लड़की को जाकर बताए कि जिसे ये नीचा दिखाना चाहती है वो तो ऑलरेडी बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई है, जहां तक इसका पहुंचना नामुमकिन है। कुछ देर बाद करण भी रूम में आया और पीछे से मायरा को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, आर यू रेडी बेबी। ये सुनते ही मायरा तुरंत हाँ में अपना सिर को हिलाती है तो करण ने उसके गालों पर किस किया और वो उसका हाथ पकड़कर तुरंत रूम से बाहर आ गया। बाहर आते ही उनके लिए कार पहले से ही रेडी थी। वो दोनों जाकर कार में बैठ गए और ड्राइवर कार को कोर्ट की तरफ बढ़ा दिया। करीब 15 मिनट बाद दोनों ही कोर्ट के सामने थे। करण ने पहले से ही अपने असिस्टेंट से कहकर सारे इंतजाम करा रखे थे, इसलिए कोर्ट के अंदर जाते ही करीब 15-20 मिनट में ही दोनों की शादी जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी सारी कंप्लीट हो गई। करीब आधे घंटे बाद दोनों कोर्ट के बाहर आए। दोनों के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल थी। मायरा तो बार बार अपने मैरिज सर्टिफिकेट को ही देखे जा रही थी। इसके साथ साथ उसकी नज़र कोर्ट के चारों तरफ किसी और को ढूंढ रही थी। मायरा बार बार आरोही को ही ढूंढ रही थी। उसे इंतज़ार था कि कब आरोही आए और उसके सामने वो अपना शो ऑफ कर सके। इधर करण को अचानक ही उसके ऑफिस से कॉल आया। वो दूसरी साइड जाकर बात करने लगा। वो कुछ देर बात करके जैसे ही पीछे मुड़ा तभी किसी ने आकर एक झटके में उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा। करण जैसे ही अपने गालों पर किसी के द्वारा थप्पड़ महसूस किया, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। पर जैसे
उसने अपने सामने खड़े इंसान को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपने सामने देखा तो आरोही खड़ी थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो गुस्से से लाल आंखों के साथ करण को घूर कर देख रही थी। करण आरोही को अपने सामने देख बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आरोही यहाँ कैसे आ गई। करण तो उसे कॉल करके उसे सब कुछ समझा दिया था, फिर आरोही यहाँ कैसे पहुँच सकती है। वो बार बार ये सोचने लग जाता है, पर वो कुछ समझ नहीं पाता है। इससे पहले कि वो आरोही से कुछ बोलता, उससे पहले ही आरोही गुस्से से खींचकर उसके गाल पर एक और थप्पड़ मारती है और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए उंगली दिखाकर बोली, हाउ डेयर यू करण, तुम इतने कमीने हो गए, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो तुम पर अंधा विश्वास करती थी और तुमने भी अभी कुछ देर पहले मुझसे कॉल करके कहा कि तुम आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो। एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है तुम्हारी, तुम एक हफ्ते बाद आओगे। फिर हम दोनों शादी करने वाले थे। यही यही कहा था ना तुमने, यही था ना तुम्हारा सच करण। इतना कहकर आरोही करण को घूर कर देखने लगी, फिर आगे बोली, हमारी तो एंगेजमेंट भी हो गई थी और जल्द ही तुम मुझसे शादी भी करने वाले थे। प्यार के बड़े बड़े वादे किए थे तुमने मुझसे, पर नहीं, तुम तो बहुत बड़े धोखेबाज निकले। कहकर आरोही एक व्यंग भरी मुस्कान उसकी तरफ देती है। करण आरोही को इस तरह बोलते हुए देख शॉक्ड रह जाता है, पर जल्दी खुद को संभाल कर आरोही को फिर से अपनी बातों में फुसलाते हुए बोलता है, आरोही बेबी, मेरी बात तो सुनो, तुम गलत समझ रही हो। तुम नहीं जानती हो, मैं तो यहाँ अपने किसी फ्रेंड के मैरिज के लिए आया था। मैं तो यहाँ विटनेस बनकर आया हूँ। एक्चुअली मुझे जाना था, पर मुझे लास्ट मोमेंट पर मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया, तो मुझे यहाँ कोर्ट में आना पड़ा। करण आरोही से साफ झूठ बोल गया। आरोही करण की तरफ अजीब नज़रों से देखती है, जैसे मानो कह रही हो, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है करण। पर करण वो तो आरोही को बड़े ही प्यार से फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हुए बोला, प्लीज़ ट्रस्ट मी बेबी, आई लव यू सो मच, यू नो ना हाउ मच आई लव यू। तुम मुझ पर कैसे शक कर सकती हो? तुम मुझ पर अपने करण पर शक कर सकती हो भला? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आरोही। ये कहते हुए करण आरोही के हाथों को कस कर पकड़ लेता है और एक झटके में खींचकर उसे अपने गले से लगा लेता है। उसी समय मायरा मुस्कुराते हुए करण के पास आकर बोलती, बेबी चलो ना यहाँ से, अब तो हमारी मैरिज भी हो गई है। अब हमें इतना ही बोलकर मायरा चुप हो जाती है और सामने का नज़ारा देख हैरान रह जाती है। करण को आरोही को गले लगाते देख वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। फिर वो करण और आरोही की तरफ घूर कर देखने लगती है। आरोही मायरा की बात सुन एक झटके में करण को खुद से दूर करती है और गुस्से में अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, वो तो ये है तुम्हारा फ्रेंड, शायद तुम उसके विटनेस बनते बनते हस्बैंड बन गए, राइट? ये कहकर वो अजीब तरह से करण और मायरा की तरफ देखकर सरकास्टिक वे में मुस्कुराने लगती है। वहीं मायरा गुस्से से अपने दांत पीसते हुए आरोही को देख रही थी और गुस्से से आरोही को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ी और जैसे ही एक थप्पड़ मारने वाली थी, तभी आरोही उसके हाथों को बीच में पकड़कर पीछे की तरफ जाते हुए उसकी पीठ से लगाकर बोली, कोशिश भी मत करना, अदरवाइज यू नो हाउ मच आई पनिश यू। ये कहकर एक झटके में उसे धक्का दे देती है। इससे पहले कि मायरा नीचे गिरती, करण फट से मायरा को पीछे से पकड़ लेता है। मायरा रोती हुई करण के गले लग जाती है और रोती हुई करण से बोली, देखो ना करण, आरोही दी मेरे साथ कैसा बिहेव कर रही है। मैं तो बस उन्हें समझाना चाह रही थी कि वो गलत समझ रही हैं। मैं तो उन्हें बताना चाहती थी कि अब तुम उनसे नहीं मुझसे प्यार करते हो, पर वो तो और ही कुछ समझ बैठी। वहीं करण मायरा को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था कि मायरा कुछ ज़्यादा ना बोले, वरना उसका बना बनाया प्लान सब बिगड़ ना जाए। करण अभी भी अपने फायदे के बारे में सोच रहा था। करण एक बार फिर से आरोही को अपनी बातों में फंसाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी आरोही उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए बोली, खबरदार करण, जो तुम मेरे करीब आए, मैं तुम्हारी सारी असलियत जान चुकी हूँ। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो ये भी मुझे पता चल चुका है। तुम्हारा और मायरा का बहुत पहले से चक्कर चल रहा था, मुझे सब कुछ पता है। यहाँ तक कि अभी मायरा तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, मैं ये भी जानती हूँ। करण आरोही की बात सुनकर हैरान हो जाता है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आरोही को ये सब कैसे पता चला। उसे तो खुद ही ये बात मायरा से ही कल पता चली थी।
वहीं करण एक नज़र घूरकर मायरा की तरफ देखता है, जो मासूम चेहरे के साथ आरोही की तरफ देखते हुए बोली, दी, आप क्या बोल रही हो? हाँ, माना कि प्यार कर लिया हम दोनों ने। हम नहीं जानते थे कि हमें एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, पर वो गलती थी। उस रात अनजाने में ही हम एक दूसरे के हो गए, और उसके बाद ही करण का बच्चा मेरे पेट में आ गया। मायरा आगे कहती है, इसमें करण की कोई गलती नहीं है दी। वो तो आज भी आपसे बहुत प्यार करता है। हाँ, माना कि उसके दिल में मेरे लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है, पर अभी भी वो आपसे ही शादी करेगा। हमारी शादी रियल नहीं है, ये सब कुछ एक फेक है। मायरा बहुत ही मासूम बनकर ये सब बोल रही थी, क्योंकि वो करण के सामने खुद को अच्छा साबित करना चाह रही थी। वहीं आरोही गुस्से से मायरा को घूर कर देख रही थी, और मन ही मन सोच रही थी कि कितनी साथी लड़की है ये, कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। वहीं आरोही के चेहरे को देखकर मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। करण एक नज़र मायरा की तरफ देखता है, जो अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। करण तुरंत मायरा को अपनी बाहों में भर लेता है, और आरोही की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोलता है, हाँ, मैं प्यार करता हूँ मायरा से। आज मैं ये मानता हूँ कि मैं मायरा से बहुत प्यार करता हूँ, और तुम जैसी लड़की से नहीं। भला कौन तुमसे प्यार कर सकता है? तुम आखिर हो क्या? जो प्यार मुझे मायरा ने दिया, वो मुझे तुमसे कभी नहीं मिला। तुम्हारी जैसी लड़की से तो लाख गुना अच्छी मायरा है। मुझे मायरा के साथ वो सब कुछ हासिल करता हूँ, जो मुझे तुम्हारे साथ कभी नहीं महसूस हुआ। तुम तो मुझे अपने करीब भी नहीं आने देती थी, पर मायरा ने मुझे पूरी तरह से खुश किया है। उसने वो सब कुछ दिया जो एक लड़के को एक लड़की से चाहिए। तुम्हारे अंदर तो उसका 1% भी नहीं है। ये कहकर करण आरोही की तरफ तिरस्कार भरी नज़रों से देखने लगता है। वहीं आरोही करण की बात सुन गुस्से से उसकी तरफ बढ़ती है, और वापस से एक थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी करण उसके हाथ को पकड़कर झटके से उसको धक्का दे देता है, जिससे आरोही नीचे फर्श पर गिर जाती है, और उसकी कलाई में चोट लग जाती है, जिस कारण आरोही की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वहीं दूर रोल्स रॉयल कार में बैठा एक इंसान अपनी चील भरी नज़रों से एक टके सब कुछ देख रहा होता है। सब कुछ देखकर उसके चेहरे के भाव हर पल बदलते जा रहे थे। जैसे ही आरोही फर्श पर गिरती है, उस इंसान की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, और पूरी कार का टेम्परेचर गिरने लग जाता है, जैसे मानो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अचानक आरोही के चिल्लाने की आवाज़ जब मायरा के कानों में गई, तब वो अपनी सोच से बाहर आई। अभी तक जो कुछ भी हुआ था, वो सब मायरा अपने ख्यालों में सोची थी। ऐसा लग रहा था मानो वो खुली आंखों से सपना देख रही हो। मायरा अभी भी कुछ दूर खड़े होकर करण और आरोही को एक दूसरे से लड़ते हुए देख रही थी। जहां आरोही के चेहरे पर गुस्सा था, और करण आरोही को प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मायरा को गुस्सा आया, और वो धीरे से चलते हुए आरोही की तरफ गई। फिर उसकी तरफ देखकर बोली, दीदी। उसकी आवाज़ में बहुत ही मिठास थी, जैसे मानो अपनी दी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हो। वो प्यार दिखाते हुए बोली, दीदी, आप यहाँ क्यों आई हैं? और आप यहाँ अचानक कैसे आ गई? वहीं करण कभी मायरा की तरफ देखता, तो कभी आरोही की तरफ। करण मायरा को साइड करते हुए बोला, देखो आरोही, तुम जैसा समझ रही हो वैसा। अभी करण इतना ही बोल पाया था कि तभी आरोही एक बार फिर से उसे धक्का देते हुए बोली, दूर रहो मुझसे करण। तुम इतने गिरे हुए इंसान होगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने मेरे पीठ पीछे मायरा के साथ रिलेशन बनाया, यहाँ तक कि अब वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। आरोही की बात सुनकर करण एक पल के लिए बुरी तरह चौंक गया। तभी मायरा आगे आकर बहुत ही प्यार से मगरमच्छ के आंसू बहाते बोली, दीदी, आप गलत समझ रही हो। हाँ, माना कि आपकी और करण की शादी फिक्स हो चुकी थी, लेकिन इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था, कब बस सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि हमें एक दूसरे से प्यार हो गया, और आज जो भी कुछ हुआ है उसके लिए हम दोनों बहुत ही शर्मिंदा हैं। ये कहकर वो करण के हाथों को प्यार से पकड़ लेती है। वहीं करण भी धीरे से मायरा को पकड़कर अपनी पलकों को झपकाते हुए आरोही की तरफ देखकर अपने सिर को झुकाकर बोला, सॉरी आरोही, शायद मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, और जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे पता है, पर जो होना था वो तो अब हो गया। मैं उसके लिए तुमसे सॉरी बोलता हूँ। और फिर जैसा कि तुम्हें पता चल चुका है कि मायरा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो अब मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं भाग सकता। ये कहकर करण अपने सिर को नीचे झुका लिया। वहीं आरोही कभी करण को गुस्से से घूरती, तो कभी मायरा को। मायरा आरोही की तरफ देखकर टेढ़ी स्माइल करती है, पर जैसे ही करण मायरा की तरफ देखता है,
तो तुरंत वापस से अपनी मासूम सी शक्ल बना लेती है। ये देखकर आरोही को मायरा पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो सही समय पर जवाब देने का सोचकर वहाँ से चली जाती है। वहीं मायरा आरोही को जाते देख पीछे से आवाज़ देती है, बोली, दीदी दीदी हमारी बात तो सुनिए। तभी करण मायरा को पकड़ लेता है और मायरा करण के गले लग के रोते हुए बोली, देखो ना करण, दीदी हमसे नाराज़ हो गई, मैंने उन्हें दुखी कर दिया है, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। कहकर वो करण को पकड़कर रोने लगती है, जैसे मानो उसे सच में बहुत दुख हो रहा हो, पर यह सब तो उसका एक ड्रामा था। मायरा करण को पकड़कर रोते हुए अपने होठों पर डेविल स्माइल लिए हुई थी। वहीं करण मायरा को प्यार से उसके सिर पर सहलाते हुए बोला, कम डाउन मायरा, अपना ध्यान रखो, ऐसी कंडीशन में तुम्हें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, इससे हमारी बेबी पर बुरा असर पड़ेगा। ये कहकर उसके सिर को सहलाकर उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। तभी कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं आरोही वहाँ से कुछ दूर जाती है, तभी एक रोल्स रॉयल कार आकर उसके सामने रुकती है। आरोही, जिसके चेहरे पर गुस्सा था और आंखें जो हल्की सी नम हो गई थी, रोल्स रॉयल कार की तरफ नजरें उठाकर देखती है तो वो समझ जाती है कि ये कार किसकी है। वो बिना कुछ बोले कार का डोर ओपन कर बैक सीट पर बैठ जाती है। वहीं दच एक टक आरोही को ही देख रहा था। वो आरोही को देखते हुए अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर लेता है। उसे आरोही की आंखों में आंसू देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था। ना जाने क्यों उसे अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हो रहा था। ये शायद उसका प्यार ही था, जिस कारण वो आरोही की आंखों में एक बूंद आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दच को मन ही मन करण और मायरा पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन डिसाइड करता है कि उसकी वाइफ की आंखों में आंसू लाने वाले हर इंसान से वो बदला लेकर रहेगा। उन सभी को वो खून के आंसू रुलाएगा। वहीं आरोही को इस बात का दुख नहीं था कि करण उससे दूर हो गया, बल्कि उसे इस बात की तकलीफ थी कि उसने जिन जिन लोगों को अपना समझा था वो सभी उसके दुश्मन निकले। उसे यही सब सोचकर मन ही मन बहुत दुख, रोना आ रहा था। वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर बैठी थी। वह हाथों की मुट्ठी बनाए हुए कार के बाहर देख रही थी। तभी दच, जो कि कब से ये सब देख रहा था, जब उसे नहीं रहा गया तो वो झटके से आरोही के हाथ को पकड़कर उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। वहीं आरोही दच के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। दच प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए उसके हाथों को चूमकर बोला, क्या तुम्हें करण का दूर जाना इतना बुरा लग रहा है? क्या तुम इतना प्यार करती थी उससे? आरोही ये सुनकर चुप हो गई और हैरानी से दच की तरफ देखने लगी। वो दच की तरफ देखी, जिसकी आंखें इस वक्त लाल थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो गुस्सा हो। आरोही तुरंत उसे समझाते हुए नाम में सिर हिलाकर बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई डोंट लाइक हिम एंड डोंट लव हिम। आज से ही नहीं, हमेशा से मैंने कभी उससे प्यार ही नहीं किया। ये सुनते ही दच की नीली आंखें, जो कि पूरी लाल हो गई थी, वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। वो खुद को शांत करने लगा। तभी आरोही उसके चेहरे को पकड़कर प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोली, मैं उस जैसे इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती। ये कहकर वो दच के सीने से लग गई। वहीं दच के होठों पर ना चाहते हुए भी हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन मन ही मन उसे करण और मायरा पर अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके दिमाग में बहुत बड़ा खतरनाक प्लान चल रहा था। ये सब किसी तूफान के आने की पहले की शांति थी। कुछ देर बाद दच की कार आरोही के ऑफिस के बाहर आकर रुकी। आरोही ने अपने ऑफिस के कुछ दूर पहले ही दच की कार रोकने के लिए कह दिया था, पर दच ने जानबूझकर उसके ऑफिस के बाहर रोकी। आरोही भी कुछ नहीं बोली। अब तक आरोही ने खुद को संभाल लिया था, क्योंकि दच के पास रहकर उसे हमेशा से ही एक सुकून सा महसूस होता था। दच ने उसके बालों और आंखों से आंसू को साफ किया और उसके कपड़े को ठीक कर माथे को एक बार से चूमते हुए बोला, टेक केयर वाइफी, बिकॉज आई डोंट लाइक टीयर्स इन योर आइज। ये सुनते ही आरोही ने अपनी पलकें झुका दी और तुरंत कार से बाहर निकल गई। वो जल्दी जल्दी चलते हुए अपने ऑफिस में गई, जहाँ की अब काम खत्म ही होने वाला था। वैसे वो जैसे ही ऑफिस में पहुंची, सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। आई होप आप सभी को मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो आप सब स्टोरी को सुन करके अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दें। थैंक यू।